गाइस, आपका स्वागत है आज की एक नई कहानी खून से रंगा साड़ी। और मैं आपका दोस्त रवि कुमार लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई डरावनी सी भूतिया कहानी। आपने हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलो शुरू करता हूँ आज की एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी। एक कुम्हार की फैमिली होती है जो अपनी मटकी को बेचने के लिए दूर दूर बाजार में जाया करती थी। आज यहाँ तो कल वहाँ वो अपनी मटकियों को बेचा करती थी, परंतु उसकी मटकियाँ अब इतनी इधर फैल चुकी थी कि अब उसे एक ऐसा जगह ढूंढना था जहाँ पे वो अपनी मटकियों को बेच सके। और वो इसी तलाश में निकल पड़ते हैं एक ऐसे गांव जहाँ पे उसकी मटकियों की ज़रूरत थी। वो और उसका पति मटकियों को एक छोटे से टोकरी में सजाते हैं और सर पे रख के निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता कच्ची रास्ते जैसा था। जंगलों के बीच से एक छोटा सा पतला सा रास्ता जो उन्हें उस गांव की ओर ले जा रहा था। वो उस मटकियों को उस गांव में बेच देते हैं, लेकिन बेचते बेचते शाम के 6 बज चुके थे और जंगलों को पार करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था। उसके पति ने बोला कि अब हमें अपने गांव की ओर निकल जाना चाहिए क्योंकि रात का समय अब होता जा रहा है। ये बात सुन के उस कुम्हार की पत्नी कहती है हाँ, और दोनों जो छोटे से मटकियाँ बची हुई थी उसे सर पे रख के वो अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में आते आते उन्हें एक चमकीले सी चीज दिख रही थी, और वो भी रात को। ऐसा क्या था उस चमकीले से चीज में जो रात को भी पूरी लाइट उनकी आंखों पे दे रही थी। वो धीरे धीरे उस चमकीली चीज की ओर आने लगते हैं, और जब देखते हैं तो वो एक जमीन में गड़ी हुई लोहे की कुछ बक्से जैसा दिख रहा था। उस कुम्हार की पत्नी कहती है ये क्या हो सकता है। तो वो कुम्हार वहाँ पे बैठ कर के उस लोहे के डिब्बी से मिट्टी को हटाने लगता है, और जब उसे बाहर निकालता है तो वो एक छोटा सा बक्सा था। उसने बक्से को धीरे से खोला और देखा तो उसमें एक सुंदर सी साड़ी रखी हुई थी, और वो भी लाल कलर की। उसकी पत्नी जैसे इस साड़ी को देखती है, पता नहीं उसको क्या होता है जो साड़ी से वो पूरी मोहित हो जाती है। वो अपनी पति से जिद करने लगती है कि साड़ी को अब हम घर ले जाते हैं, पर उसका पति इस बात को सुन करके वो मना करता है। वो कहता है हम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये हमें जंगलों में मिला है, और हम ऐसे कैसे किसी की साड़ी हम अपने घर ले जा सकते हैं। पर उसकी पत्नी उसकी ये बात सुन कर के उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसके हाथ से साड़ी को छीन लेती है और कहती है मैं इसे ले जाऊंगी, आपको मैं बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। और वो गुस्से से उस साड़ी को ले जाती है। उसका पति मजबूर होके उसके पीछे आने लगता है और कहता है ठीक है, जब उसने ले ही लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। और वो अपनी पत्नी के पीछे वो कुम्हार आने लगता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कुछ अलग व्यवहार कर रही है। हमेशा वो उसी साड़ी के पास चिपकी रहती है। अब कुम्हार की बात वो धीरे धीरे नज़रअंदाज करती जा रही थी। कभी भी
उस साड़ी से दूर नहीं होना चाहती थी। कुम्हार बार बार उसे कहता है, घर का काम कर लिया करो, बार बार इस साड़ी को क्या देखी रहती हो। पर उसकी पत्नी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, अपने पति की बात नहीं मानती। एक दिन कुम्हार उस साड़ी को उठा के उसको धमकी देता है कि मैं इस साड़ी को फेंक दूंगा। और इसे सुन कर के उस कुम्हार की पत्नी उस पे सिलपट्टे से वार कर देती है और कुम्हार वहीं पे दम तोड़ देता है। पर उसकी पत्नी इस चीज़ से सदमे में नहीं थी कि उसका पति मर चुका है। उसे तो इस चीज़ की खुशी थी कि उसकी साड़ी उसके आंखों के सामने है। और तभी थोड़ी देर बाद वो अपने ही पति से, जो वो मरा था, उसी का खून उस साड़ी पे रंगने लगती है और धीरे धीरे पूरी साड़ी को अपने पति के खून से रंग देती है। इस सभी के बीच उसी घर की खिड़की से उन्हीं के घर के बगल का एक आदमी इस सभी कांड को देख लेता है। और वो इतना डर चुका था कि वो सीधे भाग करके अपने घर में छुप जाता है और चारों ओर से खिड़की और दरवाजे बंद कर लेता है। उसके घर में आज उसकी बीवी और बच्चे नहीं रहते, क्योंकि उसके भाई की शादी हो रही थी, इसलिए वो सब उस शादी में गए थे। वो डर के सीधे कॉल करने लगता है अपनी पत्नी को, पर उसकी पत्नी बिजी थी, इसलिए उसकी कॉल को उठा नहीं पाती। उतने ही देर में उसके घर की लाइट चली जाती है। वो डर जाता है और वो तुरंत टॉर्च ढूंढने लगता है। वो चारों ओर से टॉर्च ढूंढ रहा था, पर टॉर्च कहीं नहीं मिल रही थी। तभी उसको किसी ने आवाज़ दिया, रामलाल, टॉर्च यहाँ पे है। रामलाल डर जाता है और जब वो उस टॉर्च को लेके देखता है तो उसने जो देखा, उसे देखकर किसी की भी मौत उसके हाथ में आ सकती है। रामलाल ने देखा कि जो औरत ने अपने पति को मार दिया था, वही औरत उसके घर में वही साड़ी जिसको उसने अपने पति के खून से रंगा था, उसी साड़ी को पहन के वो उसके घर आई थी और वो हंस रही थी। तुमने तो देख लिया, अब तुम भी तो वहाँ जाओगे ना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। रामलाल बोलता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं देखा। पर उस मटके वाली की बीवी कहती है, नहीं, तुम्हें भी जाना है ना। और वो रामलाल को भी मार देती है, उसी बेरहमी से जैसे उसने अपने पति को मारा था। और थोड़ी देर बाद उसके भी खून से वही साड़ी रंगने लगती है। क्या थी इस साड़ी का कारण, ये आगे बताता हूँ। ये सिलसिला गांव में अब रोज होने लगा। एक ना एक व्यक्ति गांव में रोज मरने लगा और ये हादसा गांव वाले देखकर दंग हो चुके थे, क्योंकि जो भी आदमी वहाँ पे मर रहा था, उसके शरीर में खून का एक कतरा भी बचा हुआ नहीं था। क्या हो रहा था जो सभी का खून खत्म हो जा रहा था। गांव वाले इस चिंता में फंस चुके थे कि इस गांव में किस चीज़ की परछाई लग चुकी है जो पूरे गांव का नाश करने पे तुला हुआ है। गांव वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी गांव वालों में एक पंचायत बिठाई जाती है कि अब ये कैसे चलेगा। गांव में हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। क्या पता कि कल तुम मर जाओ, क्या पता कि कल मैं मर जाऊं। हमें तो कैसे भी इससे छुटकारा पाना ही होगा। और तभी
एक गांव वाले ने एक सुझाव दिया कि इसके लिए हमें पुराने वाले तांत्रिक बाबा को बुलाना ही पड़ेगा। सब गांव वाले बोलते हाँ, अब वही बाबा इससे छुटकारा दे सकते हैं। और वो बाबा कौन थे जो सब गांव वाले उनके नाम को पुकार रहे थे? अब ये बात मैं बताता हूँ। जो वो बाबा थे, कई साल पहले इस गांव में एक और डाइन आई थी। जिस डाइन से बचने के लिए उसी बाबा ने इन्हें एक ऐसे से धागा दिया था जिसे वो अपने हाथ में पहने तब तक वो डाइन इन्हें कुछ नहीं कर पाएगी। पर उसी प्रकार अब एक और इनके गांव में मुसीबत आई है, इसलिए वो बाबा अब वापस आएंगे। बाबा वापस आते हैं और गांव वाले सीधे उनके पैर में जाके गिर जाते हैं। बोलते हैं बाबा, हमें अब इस मुश्किल से छुटकारा दिलाओ, इस आत्मा से छुटकारा दिलाओ जो हमारे गांव में भटक रही है। हर रोज एक न एक आदमी मर रहा है बाबा, पूरा गांव साफ हो जाएगा ऐसे। बाबा कहते हैं डरो मत बेटा, मैं अब आ गया हूँ। मुझे सब पता है इस गांव के बारे में, क्या हो रहा है इस गांव में। इसी के लिए मैं 30 दिन के लिए और अभी कब्रिस्तान जाऊंगा और वहाँ से मैं पता लगाऊंगा कि इस डाइन को क्या चाहिए जो तुम लोगों को मारना चाहती है। तब तक तुम लोग ये वाला धागा पहनो जिससे वो डाइन तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और मैं उसके बाद उसका खात्मा कर दूंगा। गांव वाले इस बात से तो संतुष्ट थे कि बाबा का जो भी नुस्खा रहता है वो कभी खाली नहीं जाता और गांव वाले उस धागे को सब पहन लेते हैं और बाबा इसी प्रकार चले जाते हैं कब्रिस्तान। 30 दिन बीतने के बाद बाबा जब आते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव साफ हो चुका था। गांव में एक आदमी तक नहीं बचा था। सभी के लाश उन्हीं के घर में फेंके हुए थे और किन्हीं में भी एक बूंद खून बचा नहीं था। बाबा इसे देख करके चौंक चुके थे क्योंकि पहली बार बाबा का नुस्खा फेल हुआ था। कौन थी जो इतने बड़े बाबा का भी शक्ति आराम से झेल ली? बाबा को इस बात का अब चिंता हो चुका था, पर बाबा को इसका एक और शंका था कि ये इस गांव में सभी को मार चुकी है, तो अब ये डाइन कहाँ जा रही होगी। तभी बाबा एक नंबर पे कॉल करते हैं और आधा घंटे के अंदर बाबा जैसे 15 और बाबा आ जाते हैं और उसी गांव के बीच एक बड़ा सा यज्ञ किया जाता है। लगभग 2 दिन बीत चुके थे पर उनका यज्ञ खत्म नहीं हुआ था और तीसरे दिन की रात जोरों की हवा चलने लगी। ठंडी हवा, तूफान और किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज। मुझे क्यों बुला रहे हो, मुझे क्यों बुला रहे हो? तभी बाबा कहते हैं यहाँ पे आ तू। कौन है तू? यहाँ पे आ। तभी जंगलों के अंदर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है और तभी वही औरत जो उस मटके वाले की पत्नी थी वो वहाँ पे आके बीच में बैठी हुई होती है। बाबा उस पे लाल रंग की भभूत फेंकते हैं और कहते हैं कौन है तू, क्या चाहिए तुझे, क्यों मारा सभी गांव वालों को? वो कहती है और मुझे मारा था वो। बाबा कहता है साफ साफ बोल, साफ साफ बोल तू। वो बताती है कि मैं भी तो इन्हीं गांव में थी, पर मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी?
जो इन लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मार दिया था। बाबा बोलते बोलेगी कि नहीं, साफ साफ बता क्या हुआ था। वो बताती है कि मैं जब छोटी थी तो मैं अपने नानी घर रहती थी और इसी प्रकार मैं बड़ी हो गई और मेरी नानी मेरे शादी का चिंता करने लगी। मेरे घर में मेरी मामी मुझसे जलती थी, वो मुझसे नफरत करती थी। वो चाहती थी कि मैं इस घर से भाग जाऊं, पर मैं जाती तो जाती कहाँ। ना मेरी मम्मी और ना पापा इस दुनिया में थे। मेरी नानी के सिवा और इस घर के सिवा था ही क्या, इसलिए मैं कहीं नहीं गई। पर मेरी मामी मुझे यहाँ से भगाना चाहती थी और मैं यहाँ से ना गई, इसलिए मामी ने मुझे जिंदा मार दिया। उस बाबा ने पूछा, आगे बता क्या हुआ था तेरे साथ। वो बताती है कि जब मेरी शादी की तैयारी होने लगी और जब मेरे दहेज में उस लड़के को 7 लाख रुपए दिए जा रहे थे, तो मेरी मामी अंदर ही अंदर से पूरी जल चुकी थी, क्योंकि मेरे मामा की मेहनत के ही पैसे मेरे दहेज में जा रहे थे। और ये मेरी मामी कहती थी कि उस लड़की के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते। ये कई बार मैंने उनके मुंह से सुनी है। और एक दिन जब मेरी शादी के लिए साड़ी ली जा रही थी, और तभी ये लाल वाली साड़ी मैंने पसंद किया था। जब मैंने इसे अपने गोदरेज में रखा तो अगले दिन देखा कि ये साड़ी वहाँ पे थी ही नहीं। मैंने मामी को पूछा, मामी क्या आपने मेरी लाल वाली साड़ी देखी है। मामी कहती है, हाँ वो तो मेरे पास है। मैंने पूछा, मामी ये तो मेरी साड़ी थी ना। पर मामी कहती है, तेरे मामा का पैसा है, तू इतना भी नहीं दे सकती। मैं कहती हूँ ठीक है मामी रख लो। पर उसके मन में क्या बदला लेने की उत्पत्ति थी, मुझे क्या पता थी। मैंने एक दिन के लिए बोला, क्या ये साड़ी मुझे पहनने के लिए मिल सकती है। उसने बोला, हाँ ठीक है पहन ले। और मैं इस साड़ी को लेके जाने ही वाली थी, पर उसने बोला रुको। मैंने बोला, हाँ मामी। मामी ने जो बोला उसे सुनकर मेरी शरीर पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। मामी कहती है, इस साड़ी में छोटी सी छोटी भी दाग लग गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे ही खून से ये साड़ी रंगूंगी। ये बात सुन के मैं पूरी चौंक चुकी थी, पर मुझे पता था कि मैं इस साड़ी में थोड़ी सी भी खरोच नहीं आने दूंगी। और मुझे लगा था कि मामी मेरी मजाक कर रही है, पर क्या पता था कि खून का सिलसिला यहीं से शुरू होगा। मैं उस साड़ी को ले जाती हूँ और पहन के अच्छे से पार्टी में चली जाती हूँ। जब मैं आती हूँ तो साड़ी थोड़ी गंदी हो चुकी थी, उसे मैंने धो के सुखाने के लिए रख दिया था। जब रात हुई और मामी ने मुझे साड़ी मांगा तो मैं तुरंत गई और साड़ी को वहाँ से उतार के उन्हें दे दिया। पर जब मैंने देखा तो मैं डर से चौंक चुकी थी, क्योंकि साड़ी में हरे रंग का एक दाग लग चुका था। ये दाग मुझसे तो नहीं लगा था, इतना मुझे पता था, पर यह दाग लगा तो लगा कैसे। थोड़ी सी शंका तो मुझे मामी पे हो रही थी, पर मैं कहती तो कहती क्या। मामी कहती है, ये दाग कैसे लगा। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा मामी मजाक कर रही है। तभी पीछे से उन्होंने एक छुरी निकाली और सीधे मेरे छाती पे वार किया और मुझे वहीं पे मार दिया। मेरा जान जा रहा था, पर इस बात की मामी को परवाह नहीं थी। मामी मेरे खून से उस गंदे साड़ी को रंग रही थी। ये मैं साफ साफ देख रही थी और देखते ही देखते
मेरी मौत हो गई, पर मेरी आत्मा इस चीज़ का बदला लेने के लिए अभी भी भटक रही है। और मैं जब तक सभी को मार नहीं दूंगी तब तक मेरा बदला समाप्त नहीं होगा। तभी पंडित जी कहते हैं, तो तू अपनी मामी को मार, इन गरीब लोगों को क्यों मार रही है, इन मजबूर गांव वालों को क्यों मार रही है, जा अपनी मामी को मार। तभी ये कहती है, ये गांव वाले भी उससे मिले हुए हैं। पर बाबा कहते हैं, कैसे? जब मैं मरी उसके बाद गांव वालों को मेरे मौत का कारण पता लग चुका था, पर कोई भी गांव वाला मेरे को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार नहीं था। सब गांव वाले यही बोल रहे थे, इसी के परिवार वाले ने तो मारा है, तो हम क्यों जाए पुलिस के पास, क्यों, हमें क्या मतलब इससे। सब गांव वाले एक ही चीज़ बोल रहे थे, क्यों छोड़ूं मैं इनको, जब इस गांव में इंसानियत ही नहीं बची। बाबा कहते हैं, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, पर तू अपनी मामी को जाके मार, इन गांव वाले को तूने मार के कुछ फ़ायदा नहीं किया। उस लड़की की आत्मा सोचती है और कहती, हाँ मैं सबसे पहले उसी को जाके मारूंगी। पर वो बाबा उसे वहाँ पे घेर रखा था। वो कहती है, बाबा मुझे जाने दो, मुझे अपना बदला लेने दो। और वो बाबा उसे छोड़ देता है, पर छोड़ने से पहले एक वादा जरूर कर लेता है कि तू जब अपनी मामी को मार के आएगी तो सीधे तू मुक्ति लेके चली जाएगी, तू फिर किसी को भी सताएगी नहीं। और वो चली जाती है अपनी मामी के लिए जान लेने के लिए। उसकी मामी अपने घर में ही बैठी हुई होती है और उसका पति काम पे गया हुआ होता है। तभी ये लड़की उसके पीछे जा कर के खड़ी हो जाती है। उसकी मामी जब पीछे मुड़ती है तो पीछे कोई भी नहीं था। उसे तो ये पता ही नहीं था कि जिसको उसने मारा है वो अपना बदला लेने के लिए आ गई है। उसकी मामी फिर आगे घूमती है, वो आगे देखती है तो उसी की भेगनी आगे खड़ी होती है। इसे देख करके वो डर चुकी थी, उसके सर से पसीने टपक रहे थे। वो कहती, तुम कैसे आ गई? वो लड़की कहती है, मामी तुमने तो मुझे मार दिया था, पर तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें भी तो मरना है ना। उसकी मामी ये बात सुन करके वहाँ से भागने लगती है। और वो जब जाती है गांव वाले से मदद मांगने के लिए, तो उसे जो बात पता लगती है, उस बात को सुन करके उसके शरीर में एक ठंडी सी आहट चलने लगती है, क्योंकि उसे अभी ही पता लगा था कि पूरे गांव वाले मर चुके हैं। और तभी उस लड़की ने अपनी मामी को भी जिंदा मार दिया और उसकी मामी भी मर जाती है। पर यह कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी तो इस कहानी की शुरुआत हो रही थी, क्योंकि इसकी मामी पहली विलन नहीं थी। जो इसकी मामी ने मरते समय बोला था, इस बात को सुन करके उस लड़की की रूह इतनी कांपी जो वो जिंदगी में कभी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी मामी के साथ उसका वही मामा मिला हुआ था जिस पे उसने जिंदगी भर विश्वास किया था कि मेरे मामा ऐसे नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वही था जिसने इस सभी को रचा था अपनी भेगनी को मारने के लिए। उस लड़की को इस बात को सुन करके बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत पहुंच जाती है अपने मामा से बदला लेने के लिए। और तभी देखती है कि उसका मामा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। और तभी वो लड़की अपने मामा के अंदर घुस करके अलग सी हरकत करने लगती है। उसकी सभी दोस्त डर जाते हैं कि ये अभी तो बैठा हुआ था
पता नहीं इसको क्या हो गया। और तभी वो दारू की शीशी उठाता है और सीधे अपने पेट में घुसा लेता है। सभी दोस्त हक्के बक्के थे कि अभी तो हम लोग साथ में बात कर रहे थे, पर इसको क्या हुआ जो इसने इतनी बड़ी कदम उठा ली। और उसका मामा वहीं पे मर जाता है। बाबा को पता लग चुका था कि उस भूत ने अपने कातिल से बदला ले लिया है। और बाबा तुरंत उसी डाइन को बुलाता है और कहता है, अब तू जा, तेरा बदला समाप्त हुआ। अब तू ये इस गांव में कभी भी नहीं दिखेगी। अब तू किसी को भी नहीं मारेगी। तूने पहले भी बेकसूर गांव वालों को मार चुका है। क्योंकि गांव वाले क्या करते, वो तो मजबूर थे। किसी के लफड़े में फंसना किसी को भी नहीं चाहिए। और तभी वो डाइन वहाँ से चली जाती है और वो फिर लगभग 10 साल तक कहीं नहीं दिखती। पर 10 साल बाद एक किसान अपने खेत से काम करके आ रहा था और ये गांव अब पूरा जंगल बन चुका था। उस जंगल के बगल में ही एक छोटा सा गांव बसा था। खेती करने के लिए उस पुराने गांव को पार करके जाना पड़ता था। और वो किसान अकेले शाम के 7 बजे अपने गांव की ओर आ रहा था। तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और वो नीचे पेड़ के पास बैठ जाता है। वो अपने पैर से कांटे को निकाल ही रहा था, तभी उसको कुछ अनुभव हुआ कि वो किसी सामान पे बैठा हुआ है। जब वो हल्की सी साइड हटता है तो उसने देखा कि एक लोहे का बक्सा उसी पेड़ के नीचे गड़ा हुआ था और उस बक्से में साड़ी रखा हुआ था। और शुरू होती है कहानी फिर मौत के सिलसिले की। वो भी उसी प्रकार उस साड़ी को अपने घर ले जाता है और अपनी बीवी से कहता है, ये देखो, मैंने रास्ते में आते आते एक खजाने की जैसे बक्से को देखा और उसमें तुम्हारे लिए एक प्यारी सी लाल रंग की साड़ी रखी है। उसकी पत्नी इस साड़ी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फिर पूरे गांव को सुला देती है। तो ये कहानी फिर यहीं ख़त्म हो जाती है। तो होप गाइस आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी न्यू हॉरर स्टोरी खून से रंगी साड़ी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यूट्यूबर भैया जी यूट्यूब चैनल को। हम हर रात 8 बजे लेके आते एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी जो आपके दिलों को डरा के रख दे और रात को डरावनी से सपने लाए। मिलेंगे इसी के साथ एक नई सी कहानी लेकर के। तब तक डरते रहो और डराते रहो।